राकेश जी, पहली बात तो विशुद्ध तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते, संविधान के जानकार होने के नाते, क्या आपको लगता है कि जो ये ऑर्डिनेंस आया है, ये इसकी कोई लीगल वैलिडिटी आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? या आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ऑर्डिनेंस लाके उसको बदल सकती है, पलट सकती है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आशुतोष जी, ये विषय बहुत ही गंभीर है और इस पर मैं गंभीरता से चर्चा करना चाहूंगा। और कुछ इसमें जो बारीक बातें हैं, कानूनी बातें हैं, राजनीतिक बातें आप लोग समझ रहे हैं और प्रशांत भाई ने पहले ही कह दिया है। मैं सिर्फ जो लीगल जो इसका वैल्यू है उस पक्ष को मैं रखना चाहूंगा इसमें। आपका सवाल ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि ये सही है जो ऑर्डिनेंस आया? देखिए, ये ऑर्डिनेंस जो आया, इससे मैं कुछ भी इसमें अप्रत्याशित नहीं है, ये पहले से पता था। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये जजमेंट आने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, उसी दिन हम लोग हाई कोर्ट के बार रूम में थे और ये चर्चा थी कि वो सारा पेपर तैयार है, सब कुछ तैयार है, जैसे जजमेंट आएगा ऑर्डिनेंस आ जाएगा। एवरीबडी न्यू, ये कुछ भी सरप्राइज नहीं है, पहले मैं बता दूं। और आपने ऑर्डिनेंस देखा है, जिस व्यक्ति को स्टैच्यू ड्राफ्टिंग का थोड़ा भी आइडिया होगा वो इस बात को समझता होगा कि 6 दिन में ये स्टैच्यू ड्राफ्ट नहीं हो सकता है। इतना बढ़िया, इतना महीन, इतना गहरा स्टैच्यू जो बना है, क्या आपको लगता है 5 दिन में बना है? कदापि नहीं, ये पहले से बन के रखा हुआ है। सब कुछ तैयार था जजमेंट के पहले से। उसके बाद उन्हें पता था कि जजमेंट आने के बाद अपनी अपरिपक्वता के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ ऐसी हरकतें करेंगी, उसका वो वेट कर रहे थे 2-4-5 दिन, उसके बाद उनको लाना था। क्योंकि ये पहले से तैयार था, इसके बारे में खुलेआम चर्चा हो रही थी। अच्छा, न कि सिर्फ केंद्रीय सरकार को पता था कि जजमेंट उनके फेवर में नहीं होगा, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि जैसे ये जजमेंट आएगा ये लोग ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, शायद लोगों की नजर इस पर पड़ी या नहीं पड़ी, मेरी तो अच्छे से पड़ी है, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पारा 95 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो शक्तियां एनसीटीडी गवर्नमेंट को होगी, दैट विल सब्जेक्ट टू द इनैक्टमेंट एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना सकता हूं, मेरे सामने कागज है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया है कि चाहे वो कुछ भी बोले, इनकी शक्तियां, दिल्ली गवर्नमेंट की शक्तियां वही होंगी जो पावर उन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उनको मिलेगा। अब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जगह ऑर्डिनेंस आ जाएगा, आ गया है, जो 6 महीना के बाद एक्ट बन जाएगा। अब एक बात आपको भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में आशुतोष समझनी पड़ेगी, हमारे सारे मित्रों को। भारत में क्या है? भारत में है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अमेरिका में होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं 1 मिनट में इसको समझाना चाहूंगा। प्लीज। अब ये है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि भारत में यह है कि कानून बना होना चाहिए, कानून ठीक ठाक बना होना चाहिए, कानून सही ढंग से होना चाहिए। पार्लियामेंट बनाए जिसको शक्ति हो, या विधायिका बनाए या असेंबली बनाए जिसकी शक्तियां हैं, कानून होना चाहिए। जैसे अगर ये कानून हो कि पॉकेटमारी करने के बाद या 10 रुपए चोरी करने के बाद फांसी की सजा होगी, तो होगी। कोर्ट सिर्फ ये देखेगा क्या ये कानून बना हुआ है और सही बना हुआ नहीं। पार्लियामेंट को शक्ति थी कानून बनाने की, उसने बना दी, वो सिर्फ कानून देखता है। तो उसमें जो प्रोटेक्शन जो है आपके पास बहुत कम है। उसके आपको एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें कानून के अगेंस्ट आपका प्रोटेक्शन नहीं है, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है कि एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा काम कर देगा जो कानून में नहीं है तो आपका प्रोटेक्शन है। लेकिन कानून सही है या गलत है, ये चर्चा भारत के न्यायिक व्यवस्था में नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको बोलते हैं, अमेरिका में है। अमेरिका में ये बोलेगा कि ठीक है, आप पॉकेटमारी में आप नहीं दे सकते हैं किसी को फांसी की सजा, वो ड्यू प्रोसेस लॉ आप उसको बोलते हैं। ये उनका कंट्रोल विधायिका पर भी है। इंडिया में जुडिशरी का कंट्रोल विधायिका पर नहीं है। ये सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है या नहीं है। तो आप इसकी एक झलक इस जजमेंट में देख सकते हैं कि क्या जरूरत थी इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये लिखने की 95 में। मैं आपको अभी मेरे मोबाइल पर है, मेरे आर्टिकल में लिख रहा था, मैं एक लाइन सुनकर बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। 95 पारा 95 ऑफ द जजमेंट ऑफ द सर्विस मैटर, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट लिखा है कि द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ
TD shall be subject to the legislative and executive power expressed conferred upon the union by the constitution or by a law enacted by the parliament। ये लॉ देख रहे हैं कि भैया लॉ है तो ठीक है। अब क्या था, लॉ में सर्विसेज नहीं थी, जिसको एंट्री 41 बोलते हैं, नहीं थी। बस इसलिए इनका प्रॉब्लम है कि लॉ में चूंकि सर्विसेज नहीं थी तो सर्विसेज एज पर द बेसिक स्ट्रक्चर ये फेडरलिज्म व्यवस्था के हिसाब से यानी राकेश, आपके कहने का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले के तत्वाधान में ही उसमें एक स्थिति थी जहां पर कि केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस ला सकती थी, जो पार्लियामेंट में जब बैठेगी पार्लियामेंट तो इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में कन्वर्ट कर देगी। ये आपके कहने का मतलब यानी सरकार ने एंटी जो है वो संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं काम नहीं। सर मैं आप बता दूं, भारत में कम से कम 20 एक्ट ऐसे हैं जो लाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने के लिए। मैं आपको हाल में बताता हूं, अभी लेटेस्ट जो एक SC/ST एक्ट पर एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ था, उसके बाद दोबारा एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त नहीं किया। राजा सुप्रीम कोर्ट ने वो जो विवादास्पद जो पैराग्राफ था उसको हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देखना चाहती है कि ये एक्ट सही है। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं सर, आप लोग इस बात को हमेशा कर रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर वाली बात है। अब एक बड़ा क्रूशियल मैटर है जो भी डिस्कशन में छूट रहा है, ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस में एक जगह मेंशन किया हुआ है, वो मेंशन ये किया हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर माने जाएंगे, भले उनका डिजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों ना हो। अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? आर्टिकल 239 जो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर वो व्यक्ति है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा यूनियन टेरिटरी को। तो कहने का मतलब कहां हम पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है एज पर दिस ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में आपको बता देता हूं कहां पे लिखा हुआ है उसमें कि अब वो नहीं रहेगा। ठीक है राकेश, वो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल हो गया फिर तो। ठीक है, अब राकेश जी मेरा एक दूसरा सवाल, एक आपने 95 पैरा का जिक्र किया है, लेकिन इस पूरे ऑर्डर को अगर आप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को अगर आप पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, जनता उसको चुनती है, और जनता अगर चुनी हुई सरकार को अगर अपने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वो ब्यूरोक्रेट्स अकाउंटेबल उसको नहीं होंगे। यानी ये बात स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट कह देता है अपने ऑर्डर के अंदर कि भाई चुनी हुई सरकार है, लिहाजा उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का पूरा अधिकार है। अगर आप नहीं कहेंगे तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसमें उस सरकार वो एक तरीके से गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। तो सिर्फ एक पैराग्राफ के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, बाकी जो फिलॉसफी है, जो सोल है इस जजमेंट का, उसको हम किनारे रख दे रहे हैं। अगर आप उस सोल के बारे में बातचीत करेंगे, इस जजमेंट की आत्मा के बारे में बातचीत करेंगे, अगर उसको कंसीडर करेंगे, तो फिर जो केंद्र सरकार का जो फैसला है, ये फैसला एक तरीके से लोकतंत्र विरोधी भी कहा जाएगा और संविधान विरोधी भी कहा जाए। हम उसको क्यों अलग कर दे रहे हैं? देखिए आशुतोष, ये एकेडमिक डिस्कशन के बाद जरूर है, क्योंकि इनका जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने अच्छे से पढ़ा है, उन्होंने तमाम बातें कही हैं और उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी भी बोला है एनसीटी ऑफ दिल्ली को। ये स्पेशल कैटेगरी है, स्यू जनरी इसको बोलते हैं, कि अपने आप में अकेला, सुई जनरी का मतलब ये होता है अपने आप में एक अकेला है। तो इसके लिए अब ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच का था स्टेटस इसका, तो इनका जो था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है इस यूनियन टेरिटरी को स्टेट के लेवल पे एलिवेट कर रहा है। और उसी की विपरीत ये कभी मैं देखिए, मैं इस ऑर्डिनेंस की कहीं से तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं भारत की न्याय व्यवस्था का ये मैलिस है कि अगर पार्लियामेंट कह देता है, लॉ बन जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर हाथ खींच लेती है। इस पर एक प्रोट्रैक्टेड बहुत लंबा लिटिगेशन 8 साल और चलेगा। 8 साल में हम यहां तक पहुंचे हैं, 8 साल और चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी जाएंगी। क्योंकि अगर बात यह है कि सुप्रीम पावर अगर है, बहुत तरह का, देखिए मैं आपको पुराने जो केसेज हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है उसको पता है, जो पुराने हमारे जो केसेज हैं, जैसे शंकरी प्रसाद के केस में ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जब वो 31A 31B जो फंडामेंटल राइट में था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, उस पर जब ये संविधान संशोधन लेके आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि पार्लियामेंट को संविधान संशोधन का पावर है अंडर 368, तो अंडर 368 कुछ भी कर सकती है। बहुत ऐसे जजमेंट हैं जो संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करने वाले जो भी उस तरह के हैं उसको सपोर्ट करती है, बहुत सारे हैं सपोर्ट नहीं करते हैं। मामला 50-50 का है, एक लंबी बहस होगी इस पे, एक लंबी लड़ाई लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि
मैं 5 जजमेंट आपको दिखा सकता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे आदेशों को एक और इसमें लॉजिक है, में आपको एक लॉजिक, 2-3-4 केस में ये लॉजिक जो भी एक्सटेंड करता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो इंक्रोचमेंट इन जुडिशरी ये अलग सब्जेक्ट है, और विधायक के द्वारा उस तरह का इनेक्टमेंट लाना जिससे कोई आदेश निरस्त हो रहा है वो अलग बात है। पहला जो है गैर कानूनी है, दूसरा गैर कानूनी नहीं है। 3-4 कोर्ट का ऐसा जजमेंट है, मेरे पास लिस्ट है, बोले मैं पढ़ रहा हूं। अब राकेश जी, मैं शीतल जी के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और आपसे, क्योंकि आप संविधान के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, जाहिर सी बात है हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये बात समझनी भी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आईने में सरकार द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस अगर सही है, तो फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की जरूरत क्या है? क्यों वो रिव्यू पिटीशन दायर कर रही है? एक तरफ ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, दूसरी तरफ रिव्यू पिटीशन में दायर कर रही है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? यही स्ट्रेटेजी है। मैं आपको बताता हूं, ये जो केस जो था डॉक्टर सुभाष काशीराम महाजन जो SC/ST एक्ट वाला केस था, उसी में भी यही हुआ था। उसमें पहले वो एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे और उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाल दिया। तो ऑर्डिनेंस लेने के बाद जब वो आ गया था, उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने वो विवादास्पद जो पैराग्राफ था 83 उसको हटा दिया था, और रिव्यू पिटीशन पे उसने यही बोला था जब ऑर्डिनेंस आ ही गया है और हमने वो 83 पारा हटा ही दिया है तो अब रिव्यू पिटीशन का कोई मतलब नहीं रहता है, रिव्यू पिटीशन उसी हालत में डिस्पोज हो रहा है। तो ये उनका स्ट्रेटेजी होता है कि रिव्यू पिटीशन, यानी कि हम ये नहीं कि हम तो आपके डिसीजन को पलटने की ताकत पार्लियामेंट में है, इसके बावजूद भी आपका डिसीजन भी गलत है, इसको आप रिव्यू कीजिए। ये दोनों ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खुले हुए हैं। और ये यही मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इस बात को माना है कि पार्लियामेंट के पास शक्तियां हैं। जितना अगर आप केसेस की लिस्ट देखेंगे उसमें से ज्यादातर जगहों पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को कंसीड कर जाती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल और, सॉरी शीतल जी, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। अब यहां पे एक सवाल और उत्पन्न होता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विल बी बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और द कैबिनेट, एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, तो क्या वो अभी तक स्टैंड करेगा या पिछली बार की तरीके से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे और कैबिनेट के एड एंड एडवाइस का कोई मतलब नहीं रहेगा? अब स्थिति बहुत बदल गई है इस ऑर्डिनेंस के बाद। अब तो स्थिति ये बदल गई कि पहले ये था कि मतलब ही विल टेक डिसीजन ऑन डिस्क्रेशन, नाउ उसमें सब्स्टिट्यूट हो गया सोल डिस्क्रेशन। अब जितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 1, 5, 18 और 41 सेकंड लिस्ट के, यानी स्टेट लिस्ट के, जिसमें आपका पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और अब सर्विसेज 41 भी आ गया। ये इतने पर तो उनका डिस्क्रेशन है, लेकिन सभी मैटर पर उनका सोल डिस्क्रेशन, एक नया वर्ड लिखा गया है, सोल डिस्क्रेशन, यानी कि सोल डिस्क्रेशन मतलब वो अकेले मालिक है। और अभी जो एक कमिटी बनाने की बात हुई है, अथॉरिटी बनाने की बात हुई है, उस अथॉरिटी में भी उनका फैसला फाइनल होगा। तो कहे एक तरह से इस पूरे ऑर्डिनेंस में तमाम शक्तियां जितनी तरह की हो सकती है, न कि उन 4 सब्जेक्ट पर, बस बाकी सब्जेक्ट पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई है, उनको एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया गया है। इट इज ए काइंड ऑफ प्रेसिडेंट रूल, क्लियर है। अब आज की तारीख में दिल्ली में कोई भी उनका संवैधानिक स्टेटस नहीं है। दिल्ली का जो स्टेटस है एज गुड एज चंडीगढ़, सिर्फ यहाँ पर एक यूजलेस विधायिका है, पावरलेस चीफ मिनिस्टर है, अदरवाइज दिल्ली इज एज गुड एज चंडीगढ़। और ये कानून कह रहा है कि ही इज एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।